एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में, और उसी का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर देखिए थोड़े लंबे हैं 8th क्लास के, तो इसलिए हम इन्हें 2 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है और आज सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में वाणिज्यिक कृषि की। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, तो इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी कि जब हम अपनी फसल को या पशु को किस उद्देश्य से करते हैं, व्यापार करने के लिए, उनको बेचने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाणिज्यिक कृषि। इसमें क्या होता है, विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं। अधिकांश कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो मानवीय श्रम है उसका कम प्रयोग किया जाएगा और मशीनों का अधिक उपयोग किया जाएगा। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। यानी कि इसके अंतर्गत कौन सी कृषि आएंगी, तो देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि ये इसमें शामिल है। अब देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है, जो फसलें होती हैं वो वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, और इसमें जो मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल हैं वो हैं गेहूं और मक्का। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो देखिए ये इसमें एक एक पॉइंट जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं। अब ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। यानी कि जब ठंड होती है तो जो फसलों का वर्धन काल है वो प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ पर गन्ने की रोपड़ कृषि दिखाई जा रही है। अब देखिए मिश्रित कृषि में क्या होता है, तो मिश्रित कृषि में भूमि का जो उपयोग है वो भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। और ये जो कृषि होती है वो यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो आपने वाणिज्यिक अनाज कृषि समझ ली, मिश्रित कृषि समझ ली। अब हम बात करते हैं रोपड़ कृषि की। तो देखिए रोपड़ कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, और इसमें क्या होता है, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला या कपास की एकल फसल उगाई जाती है, और इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें श्रम भी अधिक लगता है और पूंजी भी अधिक लगती है। उत्पाद का जो प्रसंस्करण है वो खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। यानी कि यातायात का अच्छा होना भी वहाँ पर आवश्यक है जहाँ ये फसलें हो रही हैं। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर केले की रोपड़ कृषि दिखाई गई है, ये केले के पेड़ हैं। अब बात करते हैं मुख्य फसलों की। देखिए इस तरीके से चावल की कृषि होती है, और गेहूं का शस्य कर्तन हो रहा है। देखिए मशीनों के द्वारा गेहूं की कटाई हो रही है। अब देखिए फसलों की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, तो उनके लिए अनाज की भी आवश्यकता होगी और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो फसलें भी अलग अलग तरीके की उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा जो है वो मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो ये आपको कौन सी फसल क्या है, जैसे पेय फसलों की बात करें तो इसमें चाय और कहवा आ जाते हैं, और जूट और कपास क्या है, ये एक रेशेदार फसल है, यानी कि इनके रेशों से चीज़ें बनाई जाती हैं। और खाद्य फसलों में तो आपके गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल ये आपकी मुख्य खाद्य फसलें हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चावल की। देखिए जो चावल है वो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली फसल है वो चावल है।
और ये होता कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार है। और चावल की फसल के लिए हमें उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है जहाँ पर अधिक आर्द्रता हो, अधिक वर्षा हो और तापमान भी अधिक हो। यह फसल छीका युक्त जलोढ़ मृदा, ये कौन सी मृदा होती है जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसी में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। तो आपको चावल के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है ये भी याद रखना है। चीन जो है चावल उत्पादन में अग्रणी है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद किसका स्थान आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है भारत, उसके बाद आपका आता है जापान और उसके बाद आता है आपका श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो सारे पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे गेहूँ की। तो देखिए, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और सस्य कर्तन, या सस्य कर्तन का मतलब है यहाँ पर फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो गेहूं की कटाई का समय होता है वो होता है आपका, अगर हम भारत की बात करें तो अप्रैल मई में, अप्रैल के अंत से या मई के प्रारंभ में या अप्रैल से भी अब हम मान सकते हैं। तो इसके लिए हमें जब गेहूँ बढ़ रहा है, उस जब फसल के बढ़ने का समय है उस समय तो मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है और मध्यम वर्षा की, और जब कटाई का समय हो उस समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और अगर हम मृदा की बात करें तो इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। और विश्व में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में ये विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि कब गेहूं की जो फसल है वो बोई जाती है, कब इसके बढ़ने का समय होता है और कब इसे काटा जाता है। तो देखिए, जो बढ़ने का समय है वो अधिकतर आपका शीत ऋतु में होता है। अब हम बात करते हैं मिलेट की। तो मिलेट क्या है, मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है मिलेट। अब ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब मिलेट में आपके देखिए ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 चीज़ें हैं और भारत में उगाए जाते हैं ये। और नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब देखिए, यहाँ पर बाजरे की कृषि है, इस तरीके की होती है बाजरे की फसल। तो जो लोग गांव कभी नहीं गए होंगे, उन्होंने नहीं देखी होगी, तो ये है। और बाकी वैसे ये बच्चों के लिए होती हैं किताबें, तो ये बच्चों को दिखाने के लिए है। अब हम बात करते हैं मक्का की। तो मक्का के लिए हमें मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। और मिट्टी की बात करें तो सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की इसे आवश्यकता होती है। और कहाँ उगाई जाती है, तो ये उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। और मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं, आप देखिए सबसे पहले यहाँ मक्के की जो पिक्चर है वो देख सकते हैं और यहाँ नीचे कपास की कृषि दी गई है। अब हम बात करते हैं कपास की। तो देखिए, कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, यानी कि तापमान ऊंचा होना चाहिए, तेज़ तापमान गर्मी का, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन, तेज़ चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि कपास की कृषि के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है, तो आपकी काली और जलोढ़ मृदा। और कहाँ उगाई जाती है, अगर हम इसकी बात करें तो चीन, इसके अलावा यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र, ये कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। और कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब बात करते हैं पटसन की, लेकिन उस पटसन से पहले इधर देखिए, कॉफ़ी के बारे में रोचक थे, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे जब हम कॉफ़ी की बात करेंगे। और अभी हम पढ़ते हैं पटसन को। देखिए, पटसन जो है इसे सुनहरी रेशे के नाम से भी जाना जाता है और ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से होता है। इसके अलावा इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है
और ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब देखिए जो बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, तो भारत में जो जहाँ सबसे ज़्यादा होता है पटसन वो है आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पर पटसन की खेती की जाती है, अच्छी तरीके से वहाँ पर हो सकता है। तो बांग्लादेश और भारत आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और इसके वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। और कौन सा देश इसका अग्रणी उत्पादक है? तो आपका ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है और इसके बाद कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। अब देखिए कॉफ़ी के बारे में एक रोचक तथ्य है कि कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी। तो अलग अलग कहानियां हैं और लगभग 850 ईस्वी यानी 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो कि बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिसे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी और उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो इस तरीके से कॉफ़ी के जो पौधा था उसकी खोज हुई थी। अब हम अगली फसल की बात करते हैं जो है हमारी चाय। तो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है चाय और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की भी आवश्यकता होती है और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कृषि के विकास की। तो देखिए कृषि का विकास बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके यानी कि जो कृषि का क्षेत्र है उसको बढ़ाकर, इसके अलावा फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, इसके अलावा उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। तो ये कृषि के विकास के लिए कुछ उपाय हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, यानी कि हम मशीनों का ज़्यादा उपयोग करें। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील जो देश हैं वो अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। तो जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है वो एक विकासशील देश है और यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए अधिकतर फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की खेती की जाती है। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। यानी कि एक तरफ तो यहाँ पर अमेरिका की खेती की बात की गई है और दूसरी तरफ भारत की, तो इन दोनों में तुलना करके यहाँ बताया गया है। लेकिन उससे पहले हम खाद्य सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम भारत के एक फार्म की बात करते हैं, क्योंकि हमें भारत और अमेरिका की खेती की यहाँ पर तुलना करनी है। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी टाइप की दी हुई है, जिससे कि कहानी की तरह बच्चों से पढ़ें और समझें। तो हम भी यहाँ पर बच्चों की तरह से कहानी पढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल यहाँ पर क्या है, इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है और उसका आवास मुख्य गांव में है, यानी कि वो गांव में रहता है और वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाज़ार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है।
किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है और अपने खेत की जुताई के लिए वो भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। हालांकि उसके जो कुछ मित्र हैं अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं और समीप के खेत में एक यानी कि पास के ही खेत में एक नलकूप भी है जिसे वह अपने खेती की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है, यानी कि किराए पर वहाँ से पानी लेता है। और इसके पास क्या है, 2 भैंस हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं और निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध भी बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य जो है उसकी सहायता करते हैं और कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है, यानी कि लोन लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये अपने भारत की बारे में एक स्टोरी है एक कृषक की। और अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में क्या होता है, एक फार्म का जो औसत आकार है वो भारतीय फार्म की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर कितना होता है, तो 250 हेक्टेयर का होता है और किसान जो है वो फार्म में ही रहता है। वहाँ का किसान क्या था, मुख्य गांव में रह रहा था। अब जो फसलें हैं, मक्का है, सोयाबीन है, गेहूँ है, चुकंदर है। वहाँ पर सिर्फ 2 ही, गेहूँ या चावल, इसके अलावा हुआ तो दाल उगा ली। ये कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो अमेरिका में उगाई जाती हैं। और इसके मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान, यानी कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसान की बात की गई थी और यहाँ पर आयोवा राज्य है इनका, वहाँ के किसान की बात की जा रही है। और उस किसान का नाम क्या है, होरन। और इसके पास भूमि कितनी है, तो 300 हेक्टेयर है। और अब वो अपने खेत में मक्का कब उगाएगा, जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, यानी कि मिट्टी भी अच्छी हो और उसके अलावा उसे सिंचाई के लिए जल भी मिले, तभी वह मक्का उगाएगा। और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय भी किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। और ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। और उसका जो कंप्यूटर है वो उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए आप इमेज में, कि पीड़क नाशकों का छिड़काव किस तरीके से किया जा रहा है। हमारे भारत में अभी तक ऐसा कोई भी उपाय नहीं आया है। और देखिए यहाँ पर अमेरिका में कितनी विकसित कृषि की जाती है और रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं या बाजार अभिकरणों, यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान जो है वो एक व्यवसायी की, यानी कि बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है भारत और अमेरिका की खेती में। अब यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए किस तरीके से मशीनों से ही सारा काम वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये तुलना ख़त्म होती है हमारी और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न है, तो जैसे कि देखिए उद्यान कृषि का अर्थ पूछा है, सुनहरे रेशे से क्या मतलब है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक। तो देखिए ये कॉफ़ी वाला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो कॉफ़ी का मतलब आप तो कॉफ़ी के साथ ब्राज़ील को एकदम रट ही लीजिए कि कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश ब्राज़ील है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर कृषि, जिसका हमने आज पार्ट 2 डिस्कस किया।
और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।